नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम सभी के चैनल लर्न विद देव में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग राजनीतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित है, ठीक है, जिसमें भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ प्रश्न होंगे आज के। ठीक है, भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, जिसमें से देख लेते हैं कि पहला प्रश्न क्या है हम लोगों का। पहला प्रश्न क्या है, सबसे पहले चलते हैं। इसमें कहा गया है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित किया गया। ऑप्शन है हमारे साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर, क्रिप्स प्रस्ताव पर, माउंटबेटन योजना पर और कैबिनेट मिशन योजना पर। बिल्कुल, तो ये हमारे ऑप्शन है। तो इसके आंसर देख लेते हैं कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई, तो वो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, जो कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई। और इस तरह से संविधान सभा का गठन हुआ, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 की इसकी पहली बैठक हुई और इसे संविधान का निर्माण किया गया। तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की, कैबिनेट मिशन के अनुसार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से चुना था। कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि प्रत्यक्ष रूप से पूछा है कि प्रत्यक्ष रूप से किसने चुना था। तो ऑप्शन है हमारे प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, ए और बी और इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा के सदस्यों को अगर प्रत्यक्ष रूप से अगर बात किया जाए, प्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है सीधे जनता द्वारा, सीधे जनता की भागीदारी से जीते जनता। तो वो प्रांतों की विधानसभा और संघीय व्यवस्थापिका से, यानी कि ए और बी दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, बढ़िया प्रश्न है, देखते हैं इसको। क्या कहा गया कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई। संविधान सभा की स्थापना कब हुई। अभी जस्ट मैंने पीछे के प्रश्न में बताया था कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, और वो ऑप्शन है हमारा 9 दिसंबर 1946 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, संविधान सभा के उद्घाटन यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि जब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को, संविधान सभा की पहली बैठक जब 9 दिसंबर 1946 को हुआ, तो उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसके ऑप्शन ये थे, आंसर हो जाएगा इसका सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन, यानी कि जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, उद्घाटन हुआ 9 दिसंबर 1946 को, तो उस समय अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। जबकि इसके 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के लिए स्थायी, यानी कि फिक्स रूप से, परमानेंट रूप से एक अध्यक्ष चुना गया, वो थे राजेंद्र प्रसाद। जबकि सच्चिदानंद सिन्हा टेम्परेरी प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए थे 9 दिसंबर को, जबकि 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। बिल्कुल अभी हमने बात कर लिया, ऑप्शन देख लेते फिर भी, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा।
संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष की बात किया जाए तो अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि इन्हें 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। ठीक है, और ये इस पद पर संविधान सभा की अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 तक वो इसी पद पर बने रहे। इसके अलावा वो भारत के 2 कार्यकाल के रूप में राष्ट्रपति के रूप में भी चुने गए। ठीक है, 2 कार्यकाल लगातार राष्ट्रपति भी वो बने रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति का मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देख लेते हैं। B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, J.B. कृपलानी एवं B.N. राव। तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे V.R. अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बिल्कुल भैया प्रश्न ये। ऑप्शन देख लेते हैं कि संविधान सभा के सलाहकार V.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी, V.N. राव एवं वल्लभ भाई पटेल। ये हमारे कुछ ऑप्शन थे। तो इसके आंसर देखते हैं कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो V.N. राव को। किसे? V.N. राव। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? बिल्कुल उद्देश्य प्रस्ताव को ही बिल्कुल उद्देशिका प्रस्ताव यानी कि प्रस्तावना को प्रीएम्बल को कि भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्तिकाओं को किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। और ये कब पेश किया था? 11 दिसंबर 1946 को इन्होंने पेश किया था। ठीक है, जो कि अगले वर्ष फरवरी 1947 में जाकर इसे स्वीकार किया गया। अगले वर्ष फरवरी 1947 में जाकर इसे स्वीकार किया गया। ठीक है, तो प्रस्तावना को किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था ये मैंने आपको बता दिया, और कब इसे स्वीकार किया गया फाइनली ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं हम लोग। और क्या कहा गया है कि संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया, कब पास किया? ऑप्शन है 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1950। तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को इसे अंतिम रूप से पारित कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ? बिल्कुल कि भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ। देखिए इसमें एक चीज पूछा गया है कि पूर्णतः कब लागू हुआ। जैसे मैंने कहा था कि अभी भी पीछे के प्रश्नों की संविधान सभा को अंतिम रूप से कब पारित किया गया, तो वो हम लोगों ने देखा था कि 26 नवंबर 1946 को, 26 नवंबर, यानी कि इस दिन
भारतीय संविधान के कुछ एक अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था, कुछ एक ही अनुच्छेद को, बाकी को नहीं। जबकि पूर्ण रूप से इसे कब लागू किया गया था, तो वो देखते हैं। इसके ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1949 दो, और 26 नवंबर 1949, और लास्ट ऑप्शन 15 अगस्त 1947। तो भारतीय संविधान को पूर्णतः जो लागू किया गया, और संभवतः इसमें मिसप्रिंट होने के ऑप्शन नहीं है, वो है आपका 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कि भारतीय संविधान में पूर्णतः किस दिन, तो 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जिसमें प्रश्न है ये कि भारत गणतंत्र कब हुआ। भारत गणतंत्र, यानी कि वही फिर से पूछा गया है कि भारतीय संविधान को फाइनली कब लागू किया गया। भारतीय संविधान को फाइनली कब लागू किया गया, तो अभी हमने देखा था कि वो डेट कौन सा था, 26 जनवरी 1950 का। तो ऑप्शन में देखते हैं हम लोग कि 15 अगस्त 1949, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1949, 28 जनवरी 1950। तो संभवतः ऑप्शन इसमें मिस प्रिंट होने का आंसर क्या हो जाएगा कि भारत पूर्णतः गणतंत्र कब बना, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न है कि भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है कि भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है कि भारत एक गणतंत्र देश है। इसका क्या अर्थ है, इसके ऑप्शन पहले देखते हैं कि सभी मामले में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, भारत राज्यों का एक संघ है। तो ये कुछ ऑप्शन है। अब इसके हम लोग आंसर देखते हैं कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ ये है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, कि भारत में कोई वंशानुगत शासक नहीं है। यानी कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भारत में जैसे कि राष्ट्रपति, और खास के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब का क्या होता है, चुनाव के माध्यम से, प्रधानमंत्री, इन सब को चुनाव के माध्यम से इन्हें चुना जाता है। ठीक है, चुनाव के माध्यम से इन्हें चुना जाता है। यानी कि भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। सभी महत्वपूर्ण पदों पर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सभी पदों पर जो चुनाव होता है, व्यक्ति उन्हें इलेक्शन के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से इन्हें चुना जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी। बिल्कुल, इसमें ये पूछा गया है कि संविधान सभा को अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को जब पारित किया गया, तो उस समय उसमें कितने अनुच्छेद और उसमें कितनी अनुसूचियां थी, उसके बारे में बात करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां, 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 444 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां। तो इसमें फाइनली हम लोग आंसर जो हो जाएगा कि भारतीय संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को जब इसे लागू किया गया था अंतिम रूप से, तो उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां उसमें उपलब्ध थी। ठीक है, अभी अगर हम लोग देखा जाए तो लगभग
450 के आसपास अनुच्छेद और 12 अनुसूची हो चुके हैं। इसमें 12 अनुसूची हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? ठीक है, कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन देख लेते हैं। मूल अधिकार, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संवैधानिक उपचारों का अधिकार एवं संशोधन प्रक्रिया। तो ये हमारे कुछ ऑप्शन हो गए। तो भारतीय संविधान में जो आत्मा की संज्ञा दी गई है वो किसे दी गई है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार वाला जो हिस्सा है, ठीक है, जो कुल मिला के 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें से जो छठा हमारा मौलिक अधिकार है वो यही है संवैधानिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक, इसे भारतीय संविधान का आत्मा इसलिए कहा गया है क्योंकि इस अधिकार के माध्यम से हमें पहले के 5 अगर संवैधानिक मौलिक अधिकार हमें अगर प्राप्त नहीं होता है तो हम इसी मौलिक अधिकार के तहत न्यायालय की शरण में जा सकते हैं और अपने पहले के 5 किसी प्रकार की अगर कटौती होती किसी प्रकार के, तो उसमें हम अपने न्यायालय के माध्यम से सरकार से मांग कर सकते हैं। न्यायालय के माध्यम से सरकार से मांग कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? समझता मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय कुछ चीज़ें या अधिकांश चीज़ें या कह लिया जाए कि कुछ चीज़ें बाहर के देशों से भी ली गई है। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं कि इंग्लैंड के इन ऑप्शन में से, हालांकि इंग्लैंड की चीज़ और भी कुछ ली गई है, देखते हैं। तो ऑप्शन क्या है? संसदीय प्रणाली, मूल अधिकार, संघीय व्यवस्था एवं मूल कर्तव्य। ये 4 ऑप्शन है ABC। तो भारतीय इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंग्लैंड से जो ली गई है वो है हमारा संसदीय प्रणाली। क्या है? संसदीय प्रणाली वाली जो विशेषता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे भारत में, वो हम कहाँ से हमने ली है? तो वो इंग्लैंड की व्यवस्था से ली है हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। अभी जस्ट मैंने आपको पीछे के प्रश्न में बता दिया, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन बिल्कुल। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूची 12 है। कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? अनुसूची 12 है। आगे बात करते हैं हम लोग कि भारत संघ में शामिल राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में? ये बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, कि भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में है? अनुसूची प्रथम, अनुसूची अनुसूची द्वितीय, अनुसूची तृतीय, अनुसूची चतुर्थ। तो इस चीज़ की व्यवस्था कि भारत में संघ शामिल राज्यों और शासित क्षेत्रों के बारे में जो उल्लेख है वो अनुच्छेद प्रथम में है। अनुच्छेद प्रथम में है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन देखते हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधि से, शपथ एवं प्रतिज्ञान से, भाषाओं से, या इनमें से कोई भी नहीं। तो भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची का संबंध है वो किससे है? शपथ एवं
प्रतिज्ञान से। ठीक है, शपथ एवं प्रतिज्ञान से इनका संबंध है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? राजभाषाओं का उल्लेख है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 7वीं, 8वीं, 9वीं एवं 10वीं। तो अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है तो वो है 8वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। चलिए आगे हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? दल बदल से संबंधित किस अनुसूची में है? तो ऑप्शन देखते हैं पहले, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची एवं 10वीं अनुसूची। तो दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 10वें अनुसूची में है ये। कितने? 10वें अनुसूची में है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची में है? ठीक है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची एवं 11वीं अनुसूची। तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो वो है 11वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, कि इंडिया अपने आप में क्या है? राज्यों से मिलकर बना है। तो ये कौन से अनुच्छेद में ये बात लिखी गई है? देखते हैं, अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 4 में। तो ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है? ठीक है, बिल्कुल, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में की जो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है ये DPSP का हिस्सा है। क्या है? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ये चीज कहाँ पे की गई है? ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ठीक है, कहाँ पे की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। और देखा जाए तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो कहाँ से? 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51 तक में इस बात का प्रावधान है DPSP का। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक 36, इसमें से ही कोई एक होना चाहिए। तो भारतीय संविधान, तो ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 51। तो भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है? तो वो है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो ऑप्शन देखते हैं, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 110। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो अनुच्छेद 124 के तहत। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, जिसमें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ
एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं की व्यवस्था की गई है। ठीक है, कि संविधान के अभी देख लेते हैं इसको कि ऑप्शन है हमारे अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 314, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 315। ठीक है, तो प्रश्न क्या था, ऑप्शन देख लिया हम लोगों ने, अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 314, अनुच्छेद 312 और अनुच्छेद की द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 315 के तहत, अनुच्छेद 315 के तहत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। कि भारतीय संघ में किसी नए राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है, तो देखते हैं ये अधिकार किसको है। ये अधिकार किसको है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष। तो भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का जो अधिकार है वो किसको है, संसद को, पार्लियामेंट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, SRC, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ था, 1953 में। ठीक है, इन्होंने इस कमेटी ने 2 वर्षों तक काम किया और 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, और इस आधार पर, इन्हीं कमेटी के आधार पर फाइनली 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया, राज्य पुनर्गठन। और उस समय फाइनली 1956 में इसी राज्य पुनर्गठन आयोग कमेटी के आधार पर ही भारत को 14 राज्यों, कितने, 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश में, 6 यूनियन टेरिटरी भागों में मार दिया गया था। तो इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, इसके बारे में पूछा गया है। चलिए तो पता लगाते हैं कि वर्ष 1953 में गठित राज्य अध्यक्ष हमारे ऑप्शन है न्यायमूर्ति फजल अली, BR अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, KM मुंशी। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे न्यायमूर्ति फजल अली के न्यायमूर्ति फजल के अध्यक्ष में ही इस कमेटी का गठन किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़िया प्रश्न निकला, देख लेते हैं कि भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम, यानी कि भाषा के आधार पर किस राज्य को सबसे पहले गठित किया गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पर जो पहला राज्य गठित किया गया था वो था आंध्र प्रदेश। वो क्या था, आंध्र प्रदेश। लगभग 1952 से 1953 के बीच में, ठीक है, 1952 से 1953 के बीच में इसे गठित किया गया था भाषा के आधार पर, ये पहला राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मतलब ये रिपीटेड है कि भाषा के आधार पर तो वो आंध्र प्रदेश था, हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया इसको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, ए एवं बी दोनों, एवं इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, तो ऑप्शन देख लिया हम लोगों ने। तो क्या कि भारतीय संविधान के द्वारा कौन सी नागरिकता? तो एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। ठीक है, भारतीय संविधान के द्वारा भारत में कौन सी नागरिकता प्राप्त की गई है? एकल नागरिकता, यानी कि हम सभी को संभवतः एक ही पहचान दिया गया है, भारतीय नागरिक। ठीक है, किसके? भारतीय नागरिक, भारतीय नागरिक। अगला चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, देशीकरण से, वंशानुक्रम से, इन सभी तरीकों से। तो भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो वो जन्म से प्राप्त किया जा सकता है, देशीकरण से और वंशानुक्रम से। तो ये सभी ऑप्शन हो जाएंगे इसके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार हो सकता है? नागरिक, ऑप्शन देख लेते हैं। नागरिकता के प्रतित्याग करने से, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, अन्य देशों की नागरिकता ग्रहण करने से, उपरोक्त में से सभी। बिल्कुल, तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे उपरोक्त में से सभी, यानी कि इन सभी कारणों से भारत की नागरिकता जा सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? ठीक है, वो है अधिवास, वंशानुक्रम, पंजीकरण एवं संपत्ति स्वामित्व। ठीक है, तो इसके ऑप्शन यही हो जाएगा, संपत्ति, यानी कि संपत्ति कोई मैटर नहीं करता है भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए। बिल्कुल, अधिवास का मतलब होता है कि संभवतः भारत के द्वारा अगर किसी भूमि को, नए क्षेत्र को भारत में अगर जोड़ा जाए, तो उस क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति को स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। वंशानुक्रम और पंजीकरण के माध्यम से भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भारत में वर्तमान भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। 25 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, 29 7, 27 28, 28 8। ठीक है, तो वर्तमान में भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या है? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? कहाँ से कहाँ तक है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 15 से 39, अनुच्छेद 13 से 36, अनुच्छेद 16 से 40। तो भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। क्या है? 12 से 35 के बीच में है। ठीक है, हालांकि मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों का वर्णन जो आरंभ होता है वो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक। लेकिन पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो मूल अधिकारों का इंट्रोडक्शन और उसके निष्कर्षण विभाषण के लिए इसकी शुरुआत अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, और इसके लिए जो भाग है वो भाग 3 है। भाग क्या है? 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार, अनुच्छेद सॉरी कितने हैं? तो 5 है, 6 है, 7 है या 8 है। तो वर्तमान में भारत के लोगों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6। ठीक है, देखा जाए तो पहले कितना था? 7 था, जो कि संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के
संपत्ति के अधिकार को इससे हटा दिया गया है और वर्तमान रूप से फाइनली इसमें कितने हैं, तो वो 6 मौलिक अधिकार है हमारे पास अभी। आगे देखते हैं कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसके पास है, कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसके पास है। ऑप्शन देख लेते हैं, संसद को, राष्ट्रपति को, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को, सिर्फ उच्चतम न्यायालय को। तो मूल अधिकारों में यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार है उस मौलिक अधिकार में चेंजेस कौन ला सकता है, चेंजेस कौन ला सकता है, तो वो चेंजेस सिर्फ कौन ला सकता है, संसद के द्वारा। वो चेंजेस कौन ला सकता है, सिर्फ संसद। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है अनुच्छेद 19(1) में, अनुच्छेद 21(1) में, 19(2) में, 24(2) में। तो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है अनुच्छेद 19(1) में। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटाया गया। बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर अभी हम लोगों ने बात की यहाँ पे कि पहले कुल मिलाकर टोटल मौलिक अधिकार 7 था, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को इसमें से हटा दिया गया और इसे 6 कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 6 कर दिया गया। तो ये कब किया गया था, इसके ऊपर बात करते हैं। तो ये संशोधन 42वां संशोधन 42वां संशोधन के माध्यम से 1976 में इसे हटा दिया गया था। ठीक है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का, क्या है, मूल अधिकार, विधिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, इनमें से नहीं। वास्तव में देखा जाए तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो पहले हमारा मौलिक अधिकार था, अब वो सिर्फ एक विधिक अधिकार रह गया है। कि वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार था वर्तमान में क्या है, अब वो सिर्फ विधिक अधिकार के रूप में रह चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनली हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। किस अनुच्छेद के द्वारा, बहुत बढ़िया, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A। तो किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार माना गया, तो अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है। व्यक्तिगत यानी कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, तो वो है, ऑप्शन देख लेते हैं। पहले मैंडेमस यानी कि परमादेश, हैबियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, कोर्टो वारंटो अधिकार परीक्षा, सरिसियो थ्योरी उत्प्रेक्षण। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए, जैसा कि हम लोगों ने मैं आपको बता दूं कि मौलिक अधिकार के तहत जो हमारा छठा मौलिक अधिकार है, क्या है, छठा मौलिक अधिकार के तहत जब हम न्यायालय शरण में जाते हैं तो न्यायालय एक प्रकार की रीट जारी करती है। ठीक है, और उस रीट 5 प्रकार की रीट जारी करती है, जिसमें से एक रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसके माध्यम से व्यक्तिगत स्वतंत्र, बंदी प्रत्यक्ष मतलब शरीर को पेश करो, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, शरीर को पेश करो, यानी कि आपने जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया उसे 24 आवर्स में हमारे सामने उसे पेश करो और ये कारण बताओ कि आखिर उसने आपने क्यों, तो इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता बनाए रखने में हेल्प मिलती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे तरफ बढ़ते हैं कि मत देने का अधिकार होता है,
राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, नागरिक अधिकार या कानूनी अधिकार। तो मत देने का अधिकार हमारा एक क्या है, कानूनी अधिकार है। क्या है, कानूनी अधिकार है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक का उल्लेख है। बिल्कुल, अभी मैंने बात किया है कि भारतीय संविधान के में जो डीपीएसपी के बारे में जो अभी मैंने बात की थी, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सीधा आंसर पे चलते हैं हम लोग। अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत है ये। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। बिल्कुल, कि वेलफेयर स्टेट। ठीक है, वेलफेयर स्टेट की बात कहाँ कही गई है? नीति निर्देशक तत्व में, प्रस्तावना में, मूल अधिकार में एवं मूल कर्तव्य में। तो संविधान में कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा की बात की गई है वो कहाँ पे की गई है? तो वो की गई है नीति निर्देशक तत्व में। कब की गई है? नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद योग्य नहीं है, अंशतः वाद योग्य, यानी कि थोड़ा बहुत भी वाद योग्य है या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, तो ऑप्शन देख लेते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से फंडामेंटल राइट और दूसरा क्या होता है, डीपीएसपी। तो डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत पूरी तरह से वाद योग्य नहीं है, यानी कि इस मामले में न्यायालय में कोई वाद विवाद, यानी कि इससे रिलेटेड कोई भी न्यायालयिक शरण नहीं लिया जा सकता है। जबकि इसके अपोजिट हम लोग देखते हैं कि मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी न्यायालय में हम लोग जा सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत में हम न्यायालय नहीं जा सकते। तो यही कहा गया है कि निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। नीति सिद्धांत क्या है? वाद योग्य नहीं है। बिल्कुल, क्या है कि ये वाद योग्य नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भारतीय नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? कि भारतीय संविधान के लिए एक समान चीजें किस अनुच्छेद में किया गया है? कि भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 44। तो भारतीय संविधान में जो समान नागरिकता का उल्लेख किया अनुच्छेद 44 में। कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 44 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न है कि राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? ऑप्शन है 14 वर्ष, 8 वर्ष, 16 वर्ष, 12 वर्ष। तो ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि यह है 14 वर्ष तक का है। ठीक है, चलिए तो ये आज के कुल 50 प्रश्न थे जो राजनीतिक विज्ञान के संविधान से रिलेटेड प्रश्न थे। आप लोग वीडियो को देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।